हाय गाइस, वेलकम बैक टू नोरेड। दिस इज़ डॉक्टर शिल्पी गोयल। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है पीवाईटीज़ की, जिसमें अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट है पैथोलॉजी। अब अपने को पता है कि पैथोलॉजी में 14 टू 18 क्वेश्चंस आते हैं एक पेपर में, एफएमजीई में। अब हमको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं और वो भी करेक्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो उसके लिए सबसे इजी, अगर हमको पूरा सब्जेक्ट नहीं करना है या हमारे पास टाइम की कमी है, तो सबसे इजी तरीका क्या है, पीवाईटीज़ करने का। जिसमें अब हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि हम ये टॉपिक्स तो मिस नहीं ही कर सकते हैं। हमको पता है कि इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो हमको इसको मिस नहीं करना है। तो पहला टॉपिक हम देखते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल डेथ। बेसिक से चालू करते हैं कि पैथोलॉजी में बेसिक क्या है, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल सेल डेथ, उनके क्या क्या स्टेप्स हैं, उनमें क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, वो सब देखने हैं हमको। एक क्वेश्चन करते हैं, ऑल आर फीचर्स ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी एक्सेप्ट। अब ये है, ये है, ये है, ये तीनों सब स्टेप्स में आते हैं अपने इरिवर्सिबल इंजरी के। जब इरिवर्सिबल इंजरी के स्टेप्स पढ़ोगे आप देखोगे पिग्नोटिक न्यूक्लियस भी बनता है, कैरियोलिसिस भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया डेंस भी होता है, लेकिन ब्लेब्स फॉर्मेशन नहीं होता है इरिवर्सिबल इंजरी में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ब्लेब्स फॉर्मेशन, क्योंकि हमको पूछा है एक्सेप्ट। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था जैन 2025 में, जो ये लेटेस्ट हुआ है, जिसमें भी एक इरिवर्सिबल इंजरी का ही फीचर पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इरिवर्सिबल इंजरी का फीचर है, जिसका आंसर था अमोर्फस फ्लोक्युलेंट डेंसिटीज़, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, दैट है ना। तो ऐसे ही इरिवर्सिबल इंजरी के कौन क्या फ़ीचर नहीं है, क्या इरिवर्सिबल इंजरी के फ़ीचर्स हैं, क्या रिवर्सिबल इंजरी के फ़ीचर्स हैं, ये सब हमको पता होना चाहिए। अगले टॉपिक पे जाते हैं, एपोप्टोटिक एंड एंटी एपोप्टोटिक जीन्स। अब एपोप्टोसिस पता होनी चाहिए, नेक्रोसिस पता होनी चाहिए हमको, कि क्या होता है एग्जैक्टली एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। अब एपोप्टोसिस में भी देखा जाए तो एक होता है जो एपोप्टोसिस बढ़ाता है, एक होता है जो एपोप्टोसिस घटाता है। प्रो एपोप्टोसिस जो जीन होते हैं वो एपोप्टोसिस बढ़ाएंगे, जो एंटी एपोप्टोटिक जीन होते हैं वो घटाएंगे। तो ऐसे ही बिल्कुल डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं कि एपोप्टोसिस इज इनहिबिटेड बाय BCL-XL। ये ऐसे एक टेबल बना लो कि कौन प्रो एपोप्टोटिक जीन्स हैं, कौन से एंटी एपोप्टोटिक जीन्स हैं। उसके बाद एक सिमिलर क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि एपोप्टोसिस की प्रो एपोप्टोटिक एंड एंटी एपोप्टोटिक जीन्स कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब जिसका आंसर था BCL, क्योंकि ये एंटी एपोप्टोटिक में भी है BCL का जीन और प्रो एपोप्टोटिक में भी है। तो एक टेबल से आपके मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। इसमें भी बिल्कुल सिंपल वन लाइनर्स आते हैं कि फेरोपोर्टिन का इनहिबिटर कौन है, IL-6 है। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी मीडिएटर कौन सा है, इनमें से TGF बीटा है। तो इसकी भी आप अलग से टेबल बना सकते हो, एक जगह इन्फ्लामेटरी मीडिएटर लिख के, एक जगह उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको लिख के, जैसे IL-6 लिख के ये फेरोपोर्टिन में होता है, या TGF बीटा लिख के ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है। ऐसे आगे चलते हैं, और सबसे अब आगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है स्लाइड्स ऑफ जाइंट सेल्स, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ये एक स्लाइड देख के समझ ही गए होगे ये कितना इम्पॉर्टेंट है। आउल आई अपीयरेंस, जो कि हर बार पूछा ही जाता है मोस्टली। अगर ये हॉजकिन लिम्फोमा वाला नहीं आएगा तो CMV वाला आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे टाइप का, जैसे जायंट सेल है, लैंगरहैंस जायंट सेल्स है, जो कि TB में दिखता है। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हॉर्सशू शेप न्यूक्लियस होता है इसका। वैसे ऐसे करके बहुत सारे टाइप के जायंट सेल्स होते हैं जिनकी आपको एटलीस्ट स्लाइड्स पता होनी चाहिए कि ये वाला जायंट सेल ऐसा दिखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ट्यूमर मार्कर्स आएंगे। ट्यूमर मार्कर्स में भी ऐसे ही एक टेबल बना लेनी है। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है,
बहुत सारे ट्यूमर मार्कर्स हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल डायरेक्ट वन लाइनर्स आ रहे हैं। अगर वन लाइनर्स आ रहे हैं तो आप उनको मिस नहीं कर सकते। वो प्रॉपर क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको क्रैम करना ही पड़ेगा। और ऐसा टेबल बना लोगे तो वो बहुत इजी हो जाता है आपको याद रखने के लिए, कि लिखा हुआ इतने इजीली रिटेन नहीं होता है। टेबल के फॉर्म में अगर आपने देखा है उस चीज़ को, पढ़ा है उस चीज़ को, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहती है और वो कहीं ना कहीं रिटेन हो ही जाती है। नेक्स्ट चलेंगे पेडिग्री चार्ट। इस टॉपिक पे हमेशा एक क्वेश्चन आएगा। हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आएगा पेडिग्री चार्ट या फिर इनहेरिटेंस पैटर्न के ऊपर। तो पेडिग्री आनी चाहिए। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, मोस्टली पेडिग्री कैसे पूछी जाती है, या तो आपको एक पिक्चर दे देंगे पेडिग्री की कि ये पेडिग्री है, आप बताइए क्या है, या फिर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देंगे, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको टेक्स्ट दिया है, आपको पेडिग्री चार्ट नहीं दिया है। टेक्स्ट से आप अपना पेडिग्री चार्ट बनाइए, उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस शोन इन द फॉलोइंग पेडिग्री इज। अब ये अपने को एक पेडिग्री चार्ट दे दिया है कि ये अपना एक चार्ट है, इसको एनालाइज करो और बताओ इनमें से कौन सा इनहेरिटेंस पैटर्न है इस पेडिग्री में। अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे रिसेसिव में स्किप होती है जनरेशन, या डोमिनेंट में स्किप नहीं होती है, कितने परसेंटेज चांसेस हैं इसके जाने के, प्रॉपर जीन्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, वो सब पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। इफ़ डिजीज़ इज़ गेटिंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम ग्रैंड मदर टू मदर, then the chances of disease getting transferred to next generation are। अब इसमें ये अपने को टेक्स्ट दिया गया है, हमको इसमें देखना है कि कैसी पेडिग्री बनेगी और इसको हम कैसे टैकल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ग्रैंड मदर से मदर में गया है, ग्रैंड मदर अफेक्टेड है, ऐसे करके फिर हम पेडिग्री बनाएंगे कि मदर भी अफेक्टेड है, फिर मदर से अगले जनरेशन में कितने परसेंट चांसेस हैं। तो ऐसे करके हम पूरी पेडिग्री खुद बनाएंगे और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कितने परसेंट अफेक्टेड होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ बोथ पेरेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम बीटा थैलेसीमिया ट्रेट देन द चांसेस ऑफ चाइल्ड गेटिंग डिजीज इज़। अब हमको इस क्वेश्चन में है तो ये पेडिग्री से रिलेटेड है, तो ये इनहेरिटेंस से रिलेटेड, लेकिन इसमें हमको कुछ भी ना टेक्स्ट दिया है ना चार्ट दिया है, हमको सिर्फ दे दिया है कि बीटा थैलेसीमिया ट्रेट है। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि बीटा थैलेसीमिया का इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, जो कि है ऑटोसोमल रिसेसिव। उसके अकॉर्डिंग हमको देखना है कि कैसे वो आगे ट्रांसफ़र होगा और कितने परसेंट चाइल्ड हैं जो कि इसको लेंगे डिजीज़ को पेरेंट्स से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक सिंड्रोम एंड कैरियोटाइप एंड नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक सिंड्रोम्स, कैरियोटाइप एंड पीसीआर। अब ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर इन्होंने कैरियोटाइपिंग दी हुई है, इसमें हमको देखना है कि क्या डिफेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर करना है। अब ये है 18 पे 3, तो विच इज़ एडवर्ड सिंड्रोम। हमको पता है डाउन 21 पे होगा 3, टर्नर अलग होएगा, क्लिनफिल्टर अलग होएगा, ऐसे हमको सबके कैरियोटाइप्स पता होने चाहिए टू आंसर दिस क्वेश्चन, विच इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, क्योंकि 3 4 5 ही हैं सारी डिजीज़ मिला के, कुल मिला के, तो 4 5 कैरियोटाइप तो हम याद कर ही सकते हैं। उसके अलावा हमको पीसीआर में स्टेप्स पता होने चाहिए, जो कि हैं 3 स्टेप्स होते हैं, तीनों के नाम पता होने चाहिए, तीनों के टेम्परेचर्स पता होने चाहिए, किस किस टेम्परेचर पे होते हैं, पीसीआर के कितने टाइप्स होते हैं वो सब पता होना चाहिए, एटलीस्ट नाम तो सबके पता ही होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है अमाइलोइडोसिस। अमाइलोइडोसिस में भी एक टेबल बना लो, अलग अलग टाइप के अमाइलॉइड जो होते हैं और वो किस किस बीमारियों में मिलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, डायबिटिक 56-year-old डायबिटिक पेशेंट हैज़ क्रोनिक रीनल फेलियर एंड इज़ अंडरगोइंग हीमोडायलिसिस। अब हमको पता है कि जो AA है, जैसे इस टेबल में भी लिखा हुआ है, AA जो है वो मल्टीपल माइलोमा में होता है, A बीटा जो है वो अल्जाइमर्स में होता है, A कैल जो है मेडुलरी कैंसर, मेडुलरी कार्सिनोइड एक कैल जो है मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड में होता है। तो बचा कौन सा, A बीटा 2, जो कि हीमोडायलिसिस की वजह से होता है। नेक्स्ट पे जाते हैं,
हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये भी बहुत एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आए। 4 टाइप की रिएक्शन है और सबके नाम अलग अलग लिखे होने चाहिए आपके सामने कि आप डिज़ीज़ देखो और आपको उसकी हाइपर सेंसिटिविटी पता हो कि ये टाइप कौन सी है। प्रॉपर आप एक लिस्ट बनाइए, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, कि इन सब हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स में कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं। जैसे अब माइस्थीनिया ग्रेविस है, अगर आपको पता है कि हाँ ये मेरी लिस्ट में आता है, सेकंड के अंडर आता है, तो आपको पता होगा कि ये सेकंड ही है टाइप। ऐसे ही अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है ताकि हम पहले डायग्नोसिस बनाएं, उसके बाद उसकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बताएं। तो इसमें बताया गया है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हुआ है एक पेशेंट को, रैशेस हुए हैं, लेकिन वो कब हुए हैं, जब उसने सी फूड खाया है। इसको पहले भी ऐसे रिएक्शन होते थे, दैट मीन्स ये एलर्जिक रिएक्शन है। एलर्जिक रिएक्शन में आप सबको पता है टाइप 1 होता है। ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, वन लाइनर आ सकता है, या ऐसे ही प्रॉपर केस प्रेजेंटेशन आ सकती है जिसमें आपको पहले डायग्नोज करना है, फिर उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बतानी है। ये नेक्स्ट चलते हैं, MI और रोमेटिक हार्ट डिजीज़। MI बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो ये TPTC पे ही आते हैं कि अब कौन सा स्टेन है जो हम इन्फेक्ट को देखने के लिए यूज़ करते हैं, TPTC। अब लेटेस्ट जो आया था FMGE जनवरी 2025, उसमें TPTC का टाइमिंग पूछा गया था कि कब तक हम TPTC यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ लेस देन 4 आवर्स। तो कोई भी ऑप्शन में जो लेस देन 4 आवर्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं। और एक और सबसे बड़ी चीज़ कि TPTC स्टेन किस चीज़ को करता है, इन्फेक्ट को करता है कि नॉर्मल टिश्यू को करता है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल टिश्यू को स्टेन करता है, इन्फेक्ट को नहीं करता है, जो कि आप अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैथोग्नोमिक फॉर रूमेटिक फीवर? एशकॉफ नोड्यूल्स, एवरीबडी नोज दैट। तो आगे चलते हैं गाइज, अगला अपना टॉपिक है वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस अब कितने टाइप की हो सकती हैं? 3 टाइप की हो सकती है, स्मॉल वेसल, मीडियम वेसल, लार्ज वेसल, जिसमें भी आपको केस प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं, जिसमें आपको डायग्नोसिस करनी होगी कि ये कौन से टाइप की आर्थराइटिस है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक 60-year-old पेशेंट प्रेजेंट्स विथ थ्रोबिंग यूनिलैटरल हेडेक, नोडुलर थिकनिंग अलोंग द टेम्पोरल आर्टरी। इट इज़ लाइक कि इन्होंने तो प्लेट पे सजा के दे दिया आपको आंसर। टेम्पोरल आर्टरी में नोडुलर थिकनिंग हो रही है, कौन से टाइप का वेस्कुलाइटिस होगा? तो टेम्पोरल आर्टराइटिस होगा। अब ये वाला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, 50-year-old chronic smoker presents with intermittent claudication of the legs. Initially the pain was experienced during activity and later on at rest also. Which of the following is what is this also known as? This is Berger's disease, which is also TAO. तो आपको ये सीरीज़ है आपको टॉपिक समझाने के लिए नहीं, आपको टॉपिक बताने के लिए और उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ताकि आप पढ़ते हुए ध्यान रखें कि हमको ये टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है और ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए उस टॉपिक को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज़ एस्बेस्टोसिस एंड सार्कोइडोसिस। इन शॉर्ट जो लंग डिजीज़ होती हैं, पूरा ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ जो होती हैं, सार्कोइडोसिस जिसका कोई कॉज ही नहीं है, तो ये सिंपल वन लाइनर भी आ सकते हैं, जैसे केविम टेस्ट किस में होता है, सार्कोइडोसिस में होता है। या फिर पूरे केसेस भी आ सकते हैं कि हमारे पास एक डिस्निया है, लास्ट 1 ईयर से ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री दी हुई है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, तो कौन सा क्या डायग्नोसिस हो सकता है, एस्बेस्टोसिस हो सकता है। अब ऑक्यूपेशनल रिलेटेड भी पूरे सिनेरियोज आ सकते हैं, आपको देखनी है ऑक्यूपेशन हिस्ट्री पे। अब जैसे कि बाइसिनोसिस होगा तो वो कॉटन जो इंडस्ट्री वर्कर्स हैं उनमें ही होगा, या बैगोसोसिस होगा तो वो शुगर केन डस्ट से होता है, तो शुगर केन इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ तो आपको ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री दी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखें तो विच इज़ गैस्ट्रिक का टॉपिक, सीलिएक डिजीज़ एंड विपल्स डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ बहुत कॉमन है, जिसमें क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये एक केस है कि एब्डोमिनल पेन है, डायरिया है, उसके बाद बायोप्सी में दिख रहे हैं विलस एट्रोफी,
विलस एट्रोफी, सीलियक स्प्रू। उसके बाद एक और हिंट है, एंटी टीटीजी। एंटी टीटीजी एंटीबॉडीज़ कब आती हैं? जब ग्लूटेन के अगेंस्ट, ग्लूटेन के रिस्पॉन्स में बनती हैं जब ये एंटीबॉडीज़। एंटी टीटीजी बॉडीज़ इज टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज बॉडीज़, एंटीबॉडीज़, तो वो सीलियक स्प्रू में बनती है। अब विपल्स डिजीज़ है, वो क्यों होती है, किसकी वजह से होती है? ये 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन में है कि सिर्फ ये बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स की वजह से होती है, इनमें से किसकी वजह से होती है? जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। और कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है? इस बैक्टीरिया की वजह से होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा सिंड्रोम है आपके लिए? वो है ये क्रिगलर नाजार सिंड्रोम। इसमें इतने सारे क्वेश्चन आते हैं क्रिगलर नाजार सिंड्रोम में कि वो 1 लाइनर आ सकते हैं, सिंपल। कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया किस में मिलता है? ड्यूबिन में मिलता है। या फिर पूरा का पूरा केस सिनेरियो दे सकते हैं, जिसमें भी हमको मोस्टली यही देखना होता है कि अनकॉन्जुगेटेड है कि कॉन्जुगेटेड है। उसमें भी आपको देखिए कि कॉन्जुगेटेड के 2 सिंड्रोम हैं, अनकॉन्जुगेटेड के भी 2 सिंड्रोम हैं। कॉन्जुगेटेड में आते हैं ड्यूबिन एंड रोटर, और अनकॉन्जुगेटेड में आते हैं क्रिगलर और गिलबर्ट। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले क्वेश्चन को। अब अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया है, जिसमें हमारा क्रिगलर भी आ सकता है या फिर गिलबर्ट भी आ सकता है, इसमें दोनों हैं ऑप्शन में। लेकिन हमने गिलबर्ट क्यों देखा, क्यों लगाया, क्रिगलर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने देखी एज, क्रिगलर होता है बच्चों में। तो अब अगर हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं तो हमको पता है ना किस किस एज ग्रुप में ये होता है, किस एज ग्रुप में क्या होता है। तो हम मल्टीपल हिंट्स क्वेश्चन में से पकड़ सकते हैं ताकि हम सही आंसर तक जा सके। अगला टॉपिक देखते हैं, सीएनएस ट्यूमर्स डिफ्रेंसिएशन, मेनिंजियोमा, ओलिगोडेंड्रियोग्लियोमा, श्वोमा, ग्लियोब्लास्टोमा, एक्सेट्रा। जितने सारे ट्यूमर्स हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ट्यूमर पे से हमेशा क्वेश्चन आ ही जाता है। अब इनकी स्लाइड्स तो पता ही होनी चाहिए कि कैसे कैसे हमारे को पैथोलॉजिक स्लाइड्स दिखेंगी। अब ये फ्राइडे के अपीयरेंस है, ये देखिए फ्राइडे के अपीयरेंस है, ये क्यों है? इसकी वजह से है। अब सामोमा बॉडीज़ हैं, सामोमा बॉडीज़ तो कोई मिस कर ही नहीं सकता है। सामोमा बॉडीज़ के लिए तो कितने सारे हैक्स भी बने हुए हैं, मोस्टली लोगों को पता होगा, PSM², P से 2 बीमारियाँ, S से 2, M से 2। तो ऐसे करके हैक्स भी याद रखो, अपने निमोनिक्स बनाओ, निमोनिक्स के फिर एक्सप्लेनेशन भी याद रखो। ऐसा नहीं कि सिर्फ PSM² याद रख लिया, अब यही नहीं पता कि 2 P से है क्या। तो उनका पता होना चाहिए कि निमोनिक तो हमारा ये है, उसके बाद उस निमोनिक का मतलब भी क्या है। अगर सिर्फ P ही ढूंढते रह जाओगे ऑप्शंस में तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अनीमिया एंड इट्स PS फाइंडिंग्स। अनीमिया पे भी वही 1 लाइनर आ सकता है, आपको केस डिस्क्रिप्शन दिया हो सकता है। अब अनीमिया ये है 65 ईयर्स ऑफ एज में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा अनीमिया है? दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ जुलाई 2024। तो सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अब ये है एक स्लाइड बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। आपको इमेज दी हुई है, इसमें आपको टारगेट सेल्स दिख जाएंगे इधर, ये एक टारगेट सेल्स है, ये है, कितने सारे टारगेट सेल हैं। आपको पता है टारगेट सेल किस में होते हैं? थैलेसीमिया। हमने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा लेकिन हमने स्लाइड देखी, क्योंकि इमेजेस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ना आपके माइंड में कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकता। इमेज देखी, हमको पता है हाँ ये। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब अनीमिया की बात करिए तो ल्यूकीमिया भी आएगा। ल्यूकीमिया में भी वही है कि आपको पूरा प्रॉपर आपको ब्लड रिपोर्ट्स दे सकते हैं कि हीमोग्लोबिन इतना है, ल्यूकोसाइटोसिस हुआ है, प्लेटलेट्स है, पूरा पेरिफेरल्स में और दे दिया है कितना कितना क्या है, उसके बेसिस पे आपको डायग्नोसिस बनानी है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको फिर से एक स्लाइड की फ़ोटो दे दी। अब ये सेल्स कौन से हैं? प्लाज्मा सेल्स हैं। किस में मिलते हैं? मल्टीपल माइलोमा में मिलते हैं। पिक्चर देखते से ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा दिस इज़ दिस। नेक्स्ट चलते हैं लिम्फोमाज। लिम्फोमा अगेन पिक्चर, ये आप
दूसरी बार देख रहे हो इसी सेशन में, तो आप समझ सकते हो कि पिक्चर्स कितने इंपॉर्टेंट है और कितने फ्रीक्वेंटली रिपीट होती हैं। अब लिम्फोमा है, ये रीड स्टर्नबर्ग सेल है, हॉजकिन लिम्फोमा में मिलता है, आउला अपीयरेंस है, ठीक है। यही अगर अपने को स्टारी स्काई अपीयरेंस दिखे तो वो बर्किट्स लिम्फोमा में है। आपको स्लाइड्स सबकी क्लियर होनी चाहिए कि ये हम स्लाइड देख रहे हैं तो ये हमारा ये लिम्फोमा है, या ये इस कोई डिज़ीज़ का प्रॉपर सिग्निफिकेंट यही स्लाइड है कि ये अपना फीचर है कि इस डिज़ीज़ में ये तो मिलेगा ही मिलेगा वैसा। अब लास्ट में मैं बोलूँगी कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैथोलॉजी में। आपने कितने सारे इमेजेस देखी, कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना, पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इमेज ही इतनी क्लियर होती है कि आप इमेज देखो आंसर लगा दो, इमेज देखो आंसर लगा दो। उसके बाद इनहेरिटेंस पैटर्न और पेडिग्री, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। पेडिग्री आपको देखनी आनी चाहिए कि कैसे जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, अगर एक जनरेशन स्किप हुई है तो कौन सा होगा, अगर सारी जनरेशन्स में आया है तो कौन सा होगा, सारे बॉयज़ इफेक्टेड हैं तो कौन सा होगा, ठीक है। मदर से ट्रांसफ़र हो रहा है लेकिन फादर से नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है तो कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रियल वाला होगा। तो ये सब होना चाहिए। और इनहेरिटेंस पैटर्न की एक लिस्ट बनाओ, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, कि कौन कौन से बीमारियां इनके अंडर आती हैं, कि ये लिस्ट है हमारी। अब अगर ये इस लिस्ट में से आया तो हमको पता है कि इनमें से कौन सा इनहेरिटेंस पैटर्न होगा उनका। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, अगेन वही 4 टाइप के रिएक्शन हैं, आपको पता होने चाहिए कौन कौन से क्या क्या आते हैं 1 2 3 4 में। उसके बाद कार्सिनोमास, हर टाइप का कार्सिनोमा, हर टाइप का ट्यूमर किसी भी आप सब्जेक्ट में पढ़ो वो इम्पोर्टेंट है। उसके ट्यूमर मार्कर्स इम्पोर्टेंट है, उसकी पैथोलॉजी की स्लाइड्स इम्पोर्टेंट हैं, उसके सिम्टम्स इम्पोर्टेंट है, उसका मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एंड में बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपको पता होना चाहिए कि सेल इंजरी कैसे होती है, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, क्या क्या नेक्रोसिस होता है, क्या क्या एपोप्टोसिस होता है, कैसे वो आगे मतलब बढ़ता है, क्या फर्स्ट स्टेप होता है, क्या सेकंड स्टेप होता है, उसके आगे कैसे कंटिन्यू करता है, यही सब। चलिए, दैट इज़ इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, थोड़ा भी आपको लगा हो कि ओके दिस विल हेल्प मी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू नोरेड। थैंक यू, बाय बाय।